नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 507वें दिन पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर डी बालाचंद्रन। डॉक्टर डी बालाचंद्रन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए सर का इंट्रोडक्शन देने की तो कोई जरूरत नहीं, फिर भी सर का मैं छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर डी बालाचंद्रन ने एमडी पेडियाट्रिक्स में किया। ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर है एम्स पटना के। ये फॉर्मर प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ मैथ। इनका आज का टॉपिक है मन अध्याय के रूप के लिए व्यवहारिक ज्ञान। सो डॉक्टर डी बालाचंद्रन सर, आपका आईएफपीएच मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू डॉक्टर दीपमाला मैडम फॉर द इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज सभी लोगों को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग। आज टॉपिक में जाएंगे सीधा, है ना। तो मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं कि नहीं। शायद स्क्रीन विजिबल है सबको। यस यस ओके फाइन, और मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? यस यस राइट, ओके ओके फाइन, ठीक है। तो आज के टॉपिक मैंने बना दिया कि हाउ टू यूटिलाइज द माइंड रूब्रिक्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मतलब हमारे प्रैक्टिस में माइंड रूब्रिक्स को, मतलब मेंटल रूब्रिक्स जो है अपने केंट हो या कोई भी रेपर्टरीज हो, उसको अच्छा तरह से उपयोग कैसे करें, तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा। ये मुझे यकीन है कि ये आज के जो वेबिनार में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स है, सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर्स भी है। ये आज का जो प्रेजेंटेशन मेरा है, जो लोग को नहीं है, जिनको माइंड सिम्टम्स पेशेंट से कलेक्ट करना आता है और उसको रूब्रिक कन्वर्शन करना आता है। आज के टॉपिक जिन लोगों के लिए है जिनको ये जो पेशेंट का सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, स्पेशली मन का जो रूब्रिक है या मानसिकता जो है उसको टैप करना जिनको तकलीफ लगता है या मुश्किल लगता है प्रैक्टिस में, उन लोग के प्रैक्टिस आसान करने के लिए आज मैं लाया हूँ। ये एक तरीका है, ये मैं नहीं कहूँगा कि यही आप फॉलो कीजिएगा, बट ये मैंने अ, मेरे प्रैक्टिस में मैंने मतलब ये प्रयास करने के लिए कोशिश किया था, थोड़ा अच्छा सफलता हुआ प्रैक्टिस। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं ये आपसे शेयर करूं, ताकि जो लोगों को मेंटल रूब्रिक्स ढूंढने में या मेंटल सिम्टम्स पेशेंट से मतलब प्रोब करने में, माइंड प्रोब करने में जिनको दिक्कत होगा, तो वो ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम जाएंगे। माइंड सिम्टम्स लेना क्यों मुश्किल है? अभी आप सब लोग प्रैक्टिस करते होंगे, आपके पास मरीज आया होगा। मरीज दो तरीका से आ सकता है, एक फिजिकल कंप्लेंट्स लेकर आप मेरे पास आ सकता है, नहीं तो मेंटल कंप्लेंट्स लेकर हमारे पास आ सकते हैं। फिजिकल कंप्लेंट्स मतलब बुखार हो, पेट में दर्द हो, या पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, ऐसा कोई भी फिजिकल सिम्टम्स, सिर दर्द हो या सर्दी खांसी हो, ऐसा लक्षण लेकर हमारे पास आ सकते हैं। ये एक तरीका का पेशेंट होगा जिसको फिजिकल सिम्टम्स है। और दूसरा काइंड ऑफ पेशेंट्स जो है जिसको मेंटल सिम्टम्स, मतलब मन से उनको रोगी है। तो मेंटल सिम्टम्स कैसे बोल सकते हैं पेशेंट? पेशेंट बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है मैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, जो चीज़ करना मुझे बार बार करने का मन लगता है, या गम हूँ मैं, किसी से बात करना नहीं पसंद है, मैं अपने दुनिया में रहता हूँ। ऐसा कोई भी मेंटल सिम्टम्स से पेशेंट हमारे पास आ सकता है। ऐसा हमको दो तरीका से पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जो लोग को फिजिकल कंप्लेंट्स है उनको मेंटल सिम्टम्स लेना जरूरी है, और जो लोग को मेंटल कंप्लेंट्स है उनको भी थोड़ा बहुत फिजिकल्स के बारे में पूछना जरूरी है। इससे केस चेकिंग कंप्लीट हो जाता है। मेंटल्स फिजिकल्स दोनों मिलेंगे तभी केस चेकिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत डॉक्टर्स को इजी पड़ता है मेंटल सिम्टम्स टैप करना और पेशेंट से लेना, और थोड़ा डॉक्टर्स को डिफिकल्ट लगता है कि मेंटल सिम्टम्स पेशेंट से लेना। क्यों? अगर पूछेंगे तो डॉक्टर ये बोलेंगे कि पेशेंट से मेंटल सिम्टम्स मिलता है नहीं, या पेशेंट कोई मेंटल सिम्टम्स बोलता है नहीं, जितना भी पूछूं पेशेंट उसके रिलेटेड पॉजिटिव आंसर्स कुछ देता नहीं, तो मैं क्या करूं? तो कोई डॉक्टर्स ये समझते हैं कि मेंटल सिम्टम्स को टैप करना बहुत लंबा समय लगता है, पेशेंट जल्दी खोलते नहीं मुंह,
उसको एक सेशन नहीं, 2 सेशन, 3 सेशन, ऐसा कंटिन्यूस सेशन का जरूरत है, तभी पेशेंट हमारे पास खोल के बात करेंगे। तो इसलिए टाइम बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं मेंटल सिम्टम्स लेता नहीं हूँ। ठीक है। या थोड़ा डॉक्टर बोलते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स लेना आसान है, मुझे फिजिकल जनरल्स लेना आता है, उनसे मैं appetite थर्स्ट, मतलब भूख कैसे लगता है, प्यास कैसे लगता है, क्या पसंद है क्या ना पसंद, कौन सा वातावरण बदलने में आपको दिक्कत होता है, पसीना कैसे चलता है, क्या पसंद है क्या ना पसंद खाने में, ये सब पूछना मुझे आसान लगता है। तो फिजिकल सिम्टम्स मिल गया, तो पेशेंट का थर्मल्स मैंने निकालने का कोशिश किया, पेशेंट को डिजायर्स मिला, ठीक है, तो उसको लेकर मैंने उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन सेलेक्ट किया और दे दिया, और पेशेंट ठीक हो गया। शायद पेशेंट ठीक हो गया और ठीक ना भी होगा, दैट कैन बी डिफरेंट। तो बेसिकली क्या है कि फिजिकल सिम्टम्स लेने में कोई ज़्यादा मतलब तकलीफ नहीं होता है डॉक्टर्स को, बट मेंटल सिम्टम्स लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए क्या करते हैं, नया जो फ्रेशर्स है जो BHMS कंप्लीट करके आए हो, वो हर तरीका में वो मेंटल सिम्टम्स लेने का प्रयास में बैठ जाते हैं। कोई शेगल स्कूल ऑफ होम्योपैथी ज्वाइन करता है, कोई शंकरन सर के पास जाता है पढ़ने के लिए, कोई प्रेडिक्टिव होम्योपैथी जाता है पढ़ने के लिए। ऐसे अलग अलग स्कूल्स ऑफ होम्योपैथी जो है, वो पेशेंट को अलग अलग तरीका का मेंटल सिम्टम्स या केस टेकिंग लेने का तरीका बता जाता है। और आखिरी में स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि हैनमन्स मेथड ऑफ केस टेकिंग मैं भूल गया हूँ कंप्लीटली, तो दैट शुड नॉट बी देयर। ठीक है। सो एक सिंपल अटेम्प्ट है ये आपको समझाने में कि मेंटल सिम्टम्स कैसे आसान से ले सकते हैं, और कैसे हम सफलता हो सकता है कि माइंड सिम्टम्स कलेक्ट करने में। ठीक है। राइट। तो माइंड सिम्टम्स के इंपॉर्टेंस के बारे में है ना, मैंने बता दिया। आप ये देख सकते हो अफोरिज्म नंबर 84, उसमें ये देखिए, पेशेंट हमारे पास आएंगे तो पहले पेशेंट को उनके जो लाइफ हिस्ट्री या जो कहते हैं उसका, वो कहना, वो पेशेंट को वक्त देना पड़ेगा कि पेशेंट खुद बताए उनके मुंह से कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और क्यों ऐसा बिहेव करता है, ये देखना पड़ेगा हमको। ठीक है। एंड जो भी अटेंडर्स उनके साथ आता है तो उनसे ये पूछना पड़ेगा कि मरीज के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो बता दीजिएगा। तो इसमें डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, डॉक्टर चुपचाप बैठेंगे और डॉक्टर खाली देखेंगे ध्यान से, उनके सेंसेस शार्प रखेंगे, और उनके अटेंडर से जो भी मतलब पेशेंट के रिलेटेड डिटेल्स मिलता है वो लेते रहेंगे। तो डॉक्टर इंटरफेयर नहीं करेंगे, डॉक्टर चुप बैठेंगे, इसको बोलते हैं हम पैसिव स्टैंस। पैसिव स्टैंस का मतलब है डॉक्टर इंटरफेयर नहीं करेगा, डॉक्टर चुप बैठेगा, जो भी पेशेंट करता है बोलता है, ठीक है, और अटेंडर्स जो भी कहता है उसको ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखेगा पेशेंट क्या करता है क्या नहीं करता है, इसको बोलते हैं पैसिव टेंस। इसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरफेरेंस कर सकते हैं जब तब पेशेंट जहाँ मतलब ट्रैक छोड़कर बाकी कई जगह पे आप बोलने लगेंगे, तो जो हमको जरूरत नहीं है या जो हमको आवश्यक नहीं है केस टेकिंग में, उसी समय पेशेंट को खींच के वापस ला सकते हैं आप ट्रैक में। ठीक है। तो उसी एक ही सर्कमस्टांस है जिन पे आप इंटरफेयर कर सकते हो, बाकी समय आप चुप बैठना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पैसिव स्टैंस। और ये कहते हैं हनेमन 84 अफोरिज्म में। और 210 अफोरिज्म में तो हनेमन ने ये कहा था, पेशेंट्स डिस्पोजिशन नोट करना है। डिस्पोजिशन मतलब क्या है, पेशेंट क्या है और क्या करते हैं। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज पेशेंट का जो बोलने का भावना तरीका जो भी हो, तो उसको ध्यान से नोट करना चाहिए, और इसके साथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को आप मिलाना चाहिए। ठीक है। तो वो दोनों मिलेंगे, डिस्पोजिशन और पेशेंट का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे, तो हमको एक पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज या एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डिजीज मिलेगा, जिनसे हम सिमिलम सेलेक्ट करने के लिए काम में आएगा। फिर आप देखेंगे तो 211 नंबर ये अफोरिज्म है 6th एडिशन में, है ना, मैंने वापस यही बताया कि स्टेट ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट का डिस्पोजिशन जो है वो सेलेक्ट करता है होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या एक्यूट बेसिक मेडिसिन, जो भी हो। तो ये डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट चीफली डिटरमाइंस, मतलब यही मेन है जो दवाई सेलेक्ट करने के चीज में। ठीक है। राइट। एंड 213 अफोरिज्म में, ठीक है, तो है ना, मैंने ये कहा था कि हर केस में, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उसमें अब स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पेशेंट एंड डिस्पोजिशन दोनों देखना बहुत जरूरी पड़ता। एंड पेशेंट को रिलीफ अगर मिलना चाहिए या क्यूर होना चाहिए तो इनके बेस में सिलेक्शन करना बहुत जरूरी पड़ता। उसके फुटनोट में है ना, मैंने ये भी बताया कि एकोनाइट और नक्सोमिका का कंपैरिजन में, एकोनाइट और नक्सोमिका में ये ने बता दिया कि एकोनाइट अगर मरीज क्वाइट कॉम इक्विबल डिस्पोजिशन हो तो उसमें इफेक्ट नहीं करता है, और नक्सोमिका उसके डिस्पोजिशन अगर माइल्ड फ्लेगमेटिक हो तो नक्सोमिका काम नहीं करेगा। तो ऐसा
पेशेंट का डिस्पोजिशन भी समझना बहुत जरूरी पड़ता है। अकोनेट में क्या है, पेशेंट मेंटली रेस्टलेस है, ओके, और पेशेंट हैज फियर ऑफ डेथ, है ना। तो ये सब पेशेंट इज ऑलवेज फियर फ्राइट, ये सब उनके डिस्पोजिशन में ज्यादा रहता है। तो जो मरीज काम एंड क्वाइट है, इक्वेबल डिस्पोजिशन मतलब शांत बैठने वाले इंसान है, उसका अकोनाइट ज्यादातर असर नहीं पड़ता, क्योंकि अकोनाइट का डिस्पोजिशन अलग है और मरीज का डिस्पोजिशन, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उस समय में दवाई कामयाबी नहीं होगा। तो ये हनुमान कहते हैं फुट नोट ऑफ अफर्स नंबर 213। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा केस टेकिंग प्रोसेस, ये आपको पता है फिर भी मेंटल सिम्टम्स के हिसाब से केस टेकिंग प्रोसेस कैसे करना। ये मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो है मैंने बताया उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो केस टेकिंग में दो पार्ट है डॉक्टर की तरफ से, एक पार्ट है पैसिव स्टैंस और दूसरा पार्ट है एक्टिव स्टैंस। पैसिव स्टैंस का मतलब है कि कभी भी मरीज हमारे पास आएंगे तो आप खाली शांत बैठ जाइए, ध्यान से देख लीजिए मरीज को क्या कर रहा है वो, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका भावना, या उसका बोलने का तरीका, उसको बैठने का तरीका, उसको चलने का तरीका। ठीक है। तो ये सब आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा। तो सेंसेस शुड बी वेरी शार्प, ओके। एंड उसके साथ साथ पेशेंट क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसको देखना होगा ध्यान से। और पेशेंट जब कहते वक्त उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये नोट करना बहुत जरूरी है। और साथ में पेशेंट के साथ साथ कोई अटेंडर वगैरह आए होंगे, तो अटेंडर को भी ध्यान देना है कि अटेंडर क्या कहना चाह रहे हैं पेशेंट के बारे में। कभी कभी ये हो सकता है कि मरीज एक चीज कहेंगे बट अटेंडर्स उनको मना करेंगे कि नहीं वैसा नहीं है, ये जो कह रहा है वो गलत बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है वैसे। तो इसीलिए पूरा पूरा पेशेंट के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, पेशेंट कहते वक्त अटेंडर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी डर के मारे अटेंडर्स को भी एक आधे मतलब बॉडी जेस्चर्स मिलेगा जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है पेशेंट के सिम्टम्स को। तो इसलिए दोनों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी पड़ता है। सो ये चीज़ है। इसमें आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं बोलते हो, खाली बैठ जाते हो, ध्यान देते हो किसके ऊपर, मरीज के ऊपर और मरीज के अटेंडर्स के ऊपर। और मरीज जो भी कहता है, अगर आप मन में आपके मेमोरी कैपेसिटी अच्छा है तो स्टोर कीजिए, या आपकी मेमोरी कैपेसिटी वीक है तो आप कोई कागज में नोट कीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। राइट। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, दिस कॉल्ड पैसिव स्टेंस, मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, शांत बैठेंगे, खाली ध्यान देंगे मरीज और मरीज के अटेंडर्स के ऊपर। राइट। और आप क्या मतलब केस टेकिंग के पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट से थोड़ा सा बता देंगे कि पेशेंट की लाइफ में जो भी चीज हुआ है, एक्चुअल इंसिडेंसेस, वो सब बताने के लिए। ठीक है। और आज तक आपके पास आके पेशेंट क्यों बैठा है सामने, उनके माइंड में मोटिव क्या था, वो खुद आए हैं या कोई बोले कि डॉक्टर के पास जाके मिलो, या किसी के कंपल्शन से आए हैं पेशेंट, या खुद दिखाना चाहते हैं, या अटेंडर जबरदस्ती पेशेंट को लाया आपके पास खींच के। ये सब कुछ पेशेंट के मुंह से बताना पड़ेगा कि क्यों इन आज इस दिन में इस टाइम में आपके पास आके मरीज बैठा है जिनको बीमारी आपके पास बताने के लिए। ठीक है। तो मरीजों के लाइफ में या उनके साथ अभी आजकल के जमाने में, तो उनके बॉडी में कोई भी पेक्युलर सेंसेशंस या फीलिंग्स रहा, जो पेशेंट लगता है कि ये अगर बोलेंगे तो डॉक्टर के मुंह से हंसी निकल जाता है या मुझे शर्म आता है, ये बोलना नहीं चाहिए, ऐसा अगर कुछ होगा तो फिर तो पेशेंट को बता दीजिएगा, उसको मतलब छुपा के रखना नहीं है, वो भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे केस चेकिंग में वही PQRS मिलता है, अनकॉमन पेक्युलर सिम्टम्स वही रहता है। ठीक है। तो ये है, कभी कभी पेशेंट कहता है कि जैसा मैं फ्लैटस पास करता हूँ साथ साथ में लेटरिन भी निकल जाता है, ये बोलने में पेशेंट को शर्म लगता है, और डर के मारे पेशेंट बोलते नहीं, क्योंकि ये अगर बोलेंगे तो डॉक्टर क्या लगेगा मुझे, मेरे ऊपर, या मुझे बोलने में शर्म लगता है, इसलिए वो छुपा के रखता है। वो बोल दिया तो हमारा दवाई में निकलना बहुत आसान पड़ता है। तो ऐसा जो अनइम्पोर्टेंट या जो लगता है पेशेंट को कि ये हंसी वाली बात है, ये मतलब हल्का चीज़ है, इसको क्यों बताए, ऐसा कुछ अगर होगा तो वो भी पेशेंट को बताना बहुत जरूरी पड़ता है। ठीक है। तो ये पैसिव स्टैंस है जिसमें डॉक्टर चुप बैठेगा, पहले पेशेंट को बता देगा कि ये सब कुछ बताना आपसे जरूरी है, एंड देन पेशेंट जैसा कहने लगेंगे तो ध्यान से सुनेगा। ठीक है। राइट। तो इनसे हमको क्या मिलने वाले, जैसा पेशेंट ने ब्रीफ किया उसके बाद अटेंडर्स कुछ चीज बोले, ये सब मिलके हमारे माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि पेशेंट कौन सा पर्सनालिटी ग्रुप के अंदर आ जाता है। यही मेन है, क्योंकि आगे आपको माइंड रूब्रिक टैप करना होगा, तो आपको पहले क्लासिफाई करना होगा कि पेशेंट लगभग कौन सा कैटेगरी में आ जाता है।
और कैटेगरी एक बार आप पकड़ लिया तो माइंड रूब्रिक सिलेक्शन या माइंड को टैप करना बहुत आसान पड़ता है। आधा काम आपका हो ही गया, बाकी आधा काम और पूछताछ करना होगा आपसे, आपकी तरफ से, जो अगले स्टेज में होता है। सो केस टेकिंग में दो स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है पैसिव स्टेज, जिसमें आप चुप बैठेगा और पेशेंट को बोलने लगे देगा और ध्यान से आप सुनेगा, देखेगा और कान खोल के जो भी चीज पेशेंट से हो रहे या अटेंडर से हो रहे वो आप ध्यान से सुनेगा, और चाहिए तो एक नोट्स, अगर रनिंग नोट्स होगा तो उसमें शॉर्टली लिखते जाएगा। लिखने में कंसंट्रेशन मत दीजिएगा, क्योंकि लिखने में कंसंट्रेशन देंगे तो आगे मरीज क्या कर रहे हैं, उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके चेहरे में क्या चेंजेस है, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, उसके ऊपर आप ध्यान हट जाएगा। तो इसलिए कम लिखिए, ज्यादा देखिए, ज्यादा सुनिएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फेज। अभी आ गया सेकंड फेज, जिसको कहते हैं एक्टिव स्टैंस। एक्टिव स्टैंस में क्या करेगा, अभी डॉक्टर बोलने लगेगा। अभी पहले फेज में क्या था, डॉक्टर चुप था, मरीज और मरीज के अटेंडर्स बात करने लगे। अभी बाहर ही आया डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ से, जिसमें मरीज और अटेंडर थोड़ा सा सुनेगा डॉक्टर के, और डॉक्टर अभी बोलने लगेगा। डॉक्टर क्या बोलेंगे पहले, तो जब पेशेंट पूरा कह दिया तो आपके माइंड में कुछ पिक्चर फ्रेम अप किया होगा कि पेशेंट कौन से कैटेगरी में आएगा, राइट। तो अभी आपको कंफर्म करना चाहिए कि पेशेंट वही कैटेगरी में है या दूसरे कैटेगरी की तरफ पेशेंट भाग रहा है। तो इसलिए आप क्या करना पड़ेगा, आप पेशेंट से पूछताछ करेंगे। पेशेंट एक बार एक डिटेल्स बता दिया उनके तरफ से, अभी पेशेंट डॉक्टर के बारे में जब आएगा पूछने के लिए, तो इसी में दिक्कत आ रहा है हमको, क्योंकि हमको पता नहीं कि क्या पूछना चाहिए पेशेंट्स। जनरली क्या है, हर एक डॉक्टर के एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें सीनियर के पास कभी बैठेंगे या उनके जो प्रोफेसर्स के साथ कभी बैठेंगे, तो उनका केस टेकिंग परफॉर्म आप देखा होगा। माइंड सिम्टम्स कैसे टाइप करते हैं, क्या पूछते हैं जनरली डॉक्टर, आपको गुस्सा आता है क्या नहीं, आपको घबराहट है क्या नहीं है, आपका गुस्सा आता है तो गुस्सा कैसे आप दिखाएंगे। मान लीजिए पेशेंट काम पेशेंट है, उनसे आप एक गुस्से के बारे में बात करने लगेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो कहीं दूसरे जगह पे जा रहा है, मैं दूसरा तरीका से हूँ। ठीक है, तो पेशेंट के मतलब मानसिकता जो है, जो कहने पर आपको जो आइडिया आया उसी के लाइन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका सही जवाब मिलेगा। वो छोड़ के आप दूसरा जगह पे भाग जाएंगे ना, तो प्रॉपर माइंड सिम्टम्स का टैपिंग नहीं, क्योंकि आपको सभी का नेगेटिव आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पल्स एटला का पेशेंट है, तो काम डिस्पोजिशन है, ओके, फ्लेक्सिबल नेचर है, ठीक है, चेंजेबल डिस्पोजिशन, ये सब कुछ है। तो इसके तरफ आपको क्वेश्चंस मतलब शूट आउट करना चाहिए, उसके ऑल्टरनेटिव जगह पे जाएंगे। आपका क्या एम्बिशन है, बाकी लोग आपके ऊपर अगर कुछ गुस्सा दिखेगा तो आप कैसे रिएक्ट करेगा, तो पेशेंट बोलेगा मैं चुप रहूंगा, मतलब नेगेटिव आंसर ही जा रहा है ना। आपका एम्बिशन क्या है, मुझे कोई ज्यादा मतलब ये एम्बिशन नहीं है, मेरा पापा मम्मी जो भी कहते हैं वो मैं करता हूँ। बाकी लोगों के साथ आपके वातावरण कैसा है, मैं सब लोग को मतलब साथ मिलके ले जाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा ही उसके तरफ प्लासिड नेचर के ऊपर ही क्वेश्चंस मतलब आंसर्स निकल जाएगा। बाकी जिस तरह से आप जा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन से, उससे आपको नेगेटिव आंसर से मिलेगा, नेगेटिव आंसर्स मिलेगा तो आप रूब्रिक सेलेक्ट कैसे करेगा। तो इसलिए क्वेश्चनिंग शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट्स डिस्पोजिशन। ठीक है, आगे और आपको समझ में आएगा, मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया अभी। ठीक है, तो ये है, तो आप जिस तरीका से आपका ट्रेनिंग हुआ है, जिस डॉक्टर के अंदर ट्रेनिंग हुआ है, जिस प्रोफेसर के अंदर ट्रेनिंग हुआ है, अनकॉन्शियसली आप उसी केस चेकिंग फॉलो करेंगे। एंड जो सफलता प्रोफेसर्स को मिला है पेशेंट को क्वेश्चन करने में, वो सफलता शायद मिल सकता है या ना भी मिल सकता है, क्योंकि उनका लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पेशेंट के ऊपर अलग तरीका से था। आपके क्वेश्चनिंग वही सेम फॉर्मेट में आप पूछ रहे हो, बट अलग अलग ट्रैक से बदल जा रहे हो। जैसा चार लोग है ना, तीन लोग को पूछ रहे पे तेरा नाम क्या है और तेरा तो कौन सा जगह से हो। ठीक है, तीन लोगों को वही पूछा है, चौथा नंबर वाले इंसान को मान लो को रट्टा मार के रखा है कि पहले ये पूछेगा कि मेरा नाम क्या है और उसके बाद पूछेगा कि मैं कहाँ से हूँ। अभी इनके बारे में जब आया तब क्वेश्चन उल्टा पड़ा, आप कहाँ से हो, आप बताएंगे आपका नाम क्या है, और उसके बाद पूछेंगे आप कहाँ से हो और बोलेंगे कि मैं ये मेरा नाम ये है। तो ये गलत हो गया आपको, मतलब क्योंकि आपने ट्रैक पकड़ा कि ये सही फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके पास पूछते आएगा, बट इधर उल्टा पड़ा। एक हरभजन सिंह का और एक युवराज सिंह का एक ये है आपका, यूट्यूब में खोजेंगे तो मिलेगा, कॉफी विद करण या अ, कपिल शर्मा शो, कुछ तो था, कपिल शर्मा शो ही था शायद। उसमें आप देख लीजिए, ये जो मैं कह रहा हूँ आपको उसका जवाब मिलेगा। उल्टा पूछ लिया उनसे, हरभजन सिंह को इंग्लिश उतना नहीं आता था पहले, तो सभी से क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज योर नेम, वेर आर यू फ्रॉम। जब हरभजन सिंह का बारी आया तो पहले ये पूछा वेर आर यू फ्रॉम, उसका नाम बता दिया हरभजन सिंह, एंड व्हाट इज योर नेम, वो बोलिए जलंधर। तो उल्टा हो गया ये। तो लाइक वाइज ये सेम फॉर्मेट अगर आप दूसरे पेशेंट को अप्लाई करेंगे तो इट मे वर्कआउट, इट मे नॉट वर्कआउट।
तो इसलिए तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आपके क्वेश्चन में, ठीक है। राइट, तो आगे ये देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप एक्टिव फेज में जाएगा तो जब पेशेंट से पूछताछ करेगा तो आपको एक माइंड में आइडिया आएगा कि पेशेंट कौन सा कैटेगरी में फॉल हो रहा है। तो मैंने अभी दो क्लस्टर से क्लासिफाई किया था, क्लस्टर 1 जहाँ पे कैटेगरी 9 कैटेगरी है, और क्लस्टर 2 जहाँ पे भी 9 कैटेगरी है, ठीक है। तो पहले क्लस्टर 1 में जो रूब्रिक है, मतलब जो डिस्पोजिशन है, पर्सनालिटी ग्रुप्स में कहता हूँ इसको, तो उसमें मैंने 9 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया क्लस्टर 1 को। और क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 को ये फर्क है कि क्लस्टर 1 देखेंगे तो ये ज्यादातर हो गया कि नॉर्मल सी, मतलब जो साइकोफिजियोलॉजी जो कहते हैं, मतलब नॉर्मल इंसान के जिंदगी में थोड़ा बहुत मानसिकता जो हट के ज्यादा दिखाता है, वही है क्लस्टर 1। और क्लस्टर 2 में देखेंगे तो वो टोटल साइकोपैथोलॉजी है। साइकोपैथोलॉजी का मतलब क्या है कि वो मेंटल पेशेंट जैसा ही है, और वो साइकोपैथोलॉजी में मतलब अबनॉर्मल में चला गया, ठीक है। यही फर्क है क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 में। फर्क ये है कि क्लस्टर 1 इज एन एग्जैजरेटेड नॉर्मलसी, बट क्लस्टर 2 इज अब नॉर्मल कंप्लीटली। आपके माइंड रूब्रिक्स कोई भी रेपर्टरी में देखेंगे, वेदर केंट रेपर्टरी हो या सिंथेटिक रेपर्टरी हो, सब में जो मेंटल सिम्टम्स दिया है वो नॉर्मल नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अगर मेंटल सिम्टम्स हो, ठीक है, वो थोड़ा नॉर्मल से भी ज्यादा एग्जैजरेटेड है या नॉर्मल से अंडर मतलब डेवलप्ड है, ऐसा ही आपको रूब्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो क्लस्टर 1 में एग्जैजरेटेड नॉर्मलसी दिखेगा, और क्लस्टर 2 में टोटल अबनॉर्मलिटी दिखेगा, जो नॉर्मल इंसान को कभी मिलेगा ही नहीं, वो सब आपको क्लस्टर 2 में मिलेगा, ठीक है। तो क्लस्टर 1 में देखेंगे तो कैटेगरी 1 में क्या दिया है, डोमिनेरिंग, गो गेटर। डोमिनेरिंग का मतलब क्या है, किसी के ऊपर हावी करना, या जिसको घमंडी कहते हैं, वो जिनसे काम लेना उनके उनके पास आता है, जो ज्यादातर अपने फायदा के बारे में सोचेंगे, या जिनको जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को अटेंड करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती इंसान है, ये लोग जो है वो डोमिनरिंग कैरेक्टर में आता है, वो डोमिनरिंग पर्सनालिटी ग्रुप है, ठीक है। गो गेटर मतलब उनको जो मन में एम्बिशन है वो जरूर पूरा करेगा, वो कैसे भी तरह से, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी में आता है माइल्ड सेंसिटिव। माइल्ड सेंसिटिव का मतलब क्या है, जिनका मन बहुत हल्का है, या जिनको जल्दी लग जाता है कुछ बोलने में या कुछ देखने में कुछ सुनने में, जो इंसान बहुत, क्या बोलेंगे, मुलायम है दिल से, ठीक है, मृदु है, ओके, उनको हम माइल्ड सेंसिटिव कैरेक्टर में ले आ सकता है, मतलब कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में देखेंगे तो एंग्शियस फियरफुल टिमिड, मतलब जिनको घबराहट जल्दी हो जाता है, जो डरपोक है, ओके, ये सब इंसान कैटेगरी 3 में आ जाता है। कैटेगरी 4 में देखेंगे तो रेस्टलेसनेस, मतलब रेस्टलेस मतलब एक जगह पे बैठना नहीं, एक जगह पे मतलब स्थिर से सोचना नहीं, उनके माइंड में जो थॉट्स है इधर उधर वेवर हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ चिंता आते रहते हैं मन में, कोई एक चीज में फोकस नहीं कर सकता है, इधर से उधर उधर से इधर मन में बातें चलते रहते हैं, वो लोग रेस्टलेस इंसान है। रेस्टलेसनेस फिजिकल में भी हो सकता है, मेंटल में भी हो सकता है, तो ये कॉमन कैटेगरी में कर दिया रेस्टलेसनेस। उसके बाद प्लानिंग एंड थिंकिंग, मतलब कोई चीज को एग्जीक्यूट करने के पहले एक अच्छा तरह प्लान बनाना, और उसके तरफ से थिंकिंग करके वो प्लान को एग्जीक्यूट करना, वो प्लानिंग एंड थिंकिंग में आ जाता है। जो ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, जो करने में ज्यादा कुछ कामयाबी नहीं है, बट बहुत ज्यादा ये सोरे का जो मायाजम का सिम्टम्स है, मतलब प्लानिंग एंड थिंकिंग में तेज है बट एग्जीक्यूट करने में उनको होता नहीं है, वो प्लानिंग एंड थिंकिंग इंडिविजुअल्स, मतलब माइंड एयर कैजल्स, मतलब मन में चीजों बढ़ते रहता है बट प्रैक्टिकलिटी में कुछ है नहीं, वो प्लानिंग एंड थिंकिंग पर्सनैलिटी है। एंड उल्टा डोमिनेरिंग में क्या है कि दोनों है, प्लानिंग एंड थिंकिंग भी है और एग्जीक्यूट भी करता है, इसलिए वो सफलता मिलता है उसको। इसमें खाली प्लानिंग एंड थिंकिंग में फोकस रहता है बट प्रैक्टिकलिटी नहीं, प्रैग्मेटिक नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ कैटेगरी में आ जाएगा लेजिवियस। लेजिवियस मतलब क्या है, ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स जो माइंड में आता है, जो एग्जीक्यूट करते हैं या जो एग्जीक्यूट ना भी करते हैं, ये दोनों लेजिवियसनेस में आ जाता है, ठीक है। एंड कैटेगरी नंबर 7 में अगर देखेंगे, अनसोशल ट्रेट्स। अनसोशल ट्रेट मतलब जो अपने एक्सेप्टेबल नहीं है सोशल इसमें सिचुएशंस में या प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको अनसोशल ट्रेट्स कहते हैं। और अनसोशल बिहेवियर, बिहेवियर मतलब क्या है कि इंसान कैसे बिहेव करते हैं। अनसोशल बिहेवियर में क्या होता है, किसी को काटना पीटना, कोई चीज को तोड़ फाड़ करना, ठीक है, छेड़छाड़ करना, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, किसी को चीज में आग लगाना, ये सब अनसोशल बिहेवियर में जनरली जब
कोई मॉब क्रिएट होता है तो अनसोशल बिहेवियर में वो एग्जीक्यूट करता है ना, किसी को तोड़ फाड़ करता है, जबरदस्ती दादागिरी करता है, और ये मॉब जैसा बन जाता है, गुंडा राउडीज जो करता है वो सब अनसोशल बिहेवियर है। किसी को मार डालना, किसी को ब्लैकमेल करना, ये सब अनसोशल बिहेवियर है। तो वो आता है कैटेगरी 8 में। एंड कैटेगरी 9 में आता है डिस्ट्रक्टिवनेस। ये अनसोशल बिहेवियर, अनसोशल ट्रेट का ही एक ये है। डिस्ट्रक्टिवनेस मतलब क्या है? मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं करना, मतलब तोड़ना है, या टूटना है, या फाड़ना है। ठीक है, तो ये सब डिस्ट्रक्टिव नेचर में आ जाता है। ठीक है, कोई भी अच्छा चीज करने का ये नहीं है, पूरा मन में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चल रहे हैं, सिफरेटिक मायासम की ट्राइट से। ठीक है, तो ये आता है क्लस्टर 1 में, 9th कैटेगरी में। अभी अब आएंगे क्लस्टर 2 में। क्लस्टर 2 में मैंने बोला था साइकोपैथोलॉजी है, राइट? तो उसमें आप कैटेगरीज 10 से लेकर 18 तक देख सकते हैं। क्लस्टर 2 में कैटेगरी 10 में क्या है? सैड मेलनकोली, मतलब जिसको गम रहना, या जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है, जैसे अकेले रहना, एकांत में रहना पसंद करते, किसी से बात नहीं करना, ठीक है, लोग से दूर रहना, जुल मिल के ना रहना, ये सब इंडिविजुअल्स जो है, जो ज्यादातर डिप्रेसिव कंडीशंस में या स्किज़ोफ्रेनिया में, वो जो कंडीशंस में दिखता है वो सैड मेलनकोलिक कंडीशंस है। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी है जो कैटेगरी 10 में आता है क्लस्टर 2 में। क्लस्टर 2 में कैटेगरी 11 में आता है एक्सट्रीम इफेक्ट्स, एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सट्रीम इंटेंसिटी लाइक शॉक, एंग्विश, रेज। मतलब एक्सट्रीम इफेक्ट्स मतलब जिंदगी में कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट्स, और उनके चलते उनके पास जो उसका असर मिला था, मतलब जैसा हिस्टोरिकल बन गया उसके बाद, नहीं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता, वो ग्रीफ में चला गया। ये सब एक्सट्रीम इफेक्ट्स जो है कोई भी कॉसेटिव एजेंट की वजह से, वो आएगा कैटेगरी 11 में। कैटेगरी 12 में आ जाएगा डलनेस ऑफ द माइंड, मतलब मंद बुद्धि जिनको है, ओके, उनको कैटेगरी 12 में ले आएंगे हम क्लस्टर 2 में। कैटेगरी 13 में आएगा इम्बेसाइल ईडीएसई, मतलब जो लोग बुद्धू कहे जाएंगे आप, या जिनको मतलब उनको क्या है, चिंता करने का कोई टेंडेंसी है नहीं है, जो इडियोटिक है। इडियोटिक मतलब क्या है? जितना भी उनको शिक्षा दे या ज्ञान दे, उनको जल्दी माइंड में रजिस्टर नहीं होता है, जो करना है वो करते रहेगा। ओके, मंदबुद्धि का एक्सट्रीम पार्ट कह सकते हैं इम्बेसिलिटी और इडियसी, वो कैटेगरी 13 में आ जाएगा। ठीक है, जिसका आईक्यू बहुत कम है, ठीक है, वो लो आईक्यू पीपल। एंड उसके बाद आएगा कैटेगरी 14। कैटेगरी 14 में मेंटल अलाइनेशन। मेंटल अलाइनेशन मतलब क्या है? वो माइंड कहीं दूसरा जगह पे है, मतलब अभी सराउंडिंग के साथ नहीं है, हमारे सामने क्या क्या चीज हो रहा है उनके माइंड में कोई संबंध नहीं है, वो अलग दुनिया में रहेगा। दैट इज कॉल्ड मेंटल अलाइनेशन। हम कुछ उनसे पूछेंगे तो वो कोई दूसरा दुनिया में मतलब बिजी रहेगा, और ज्यादा फोर्स करने में वो आपके ऊपर ध्यान देगा। पूछेंगे कि क्या हो रहा है इधर, वो बोले कि नहीं पता मुझे, मैं तो कोई दूसरा दुनिया में मैं व्यस्त था, ऐसा बता देंगे। मेंटल एलिनेशन ये स्किज़ोफ्रेनिया काइंड ऑफ कंप्लेंट्स में आ जाता है कि मरीज है अभी फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट, कोई दूसरा दुनिया में है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कैटेगरी 15 क्लस्टर 2 में। कैटेगरी 15 सॉरी 14 था वो। कैटेगरी 15 जो है वो डेल्यूशंस, मतलब जो भी abnormal स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है पेशेंट को, तो उसको हम डेल्यूशंस कहते हैं, वो है कैटेगरी 15 में। कैटेगरी 16 में हैबिट्स एंड ऑब्सेशंस, मतलब पेशेंट के हैबिट्स जो है, ऑब्सेशन, जो ऑब्सेशंस मतलब क्या है कि जो थॉट्स माइंड में रिपीटेडली जो आता है, जो पेशेंट कोशिश करेंगे उसको अलग रखने के लिए फिर भी नहीं हो पाएंगे, उसको ऑब्सेशंस कहता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में ऑब्सेशंस बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट पार्ट रहता है। और ओसीडी के अलावा भी ऑब्सेशंस कोई कोई मरीज को हो सकता है। ऑब्सेशन टुवर्ड्स व्हीकल, मतलब किसी को अगर गाड़ी का शौकीन है तो एक 10 तरीके का गाड़ी ले रखेंगे घर पे, घर पे जगह नहीं है फिर भी 10 गाड़ी तो रहेंगे ही। मैंने अभी पढ़ा था दुबई में रिसेंटली, एक शेख था जिनको कार का शौकीन था, उनके पास 4000 कार्स है, 4000 गाड़ियां, कार्स। वो भी ऐसे वैसे कार्स नहीं है, सब हाई क्लास गाड़ी, रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी जैसा जो हाई क्लास गाड़ियां हैं, वो 4000 है उनके पास। आप बोलिएगा हर दिन भी ये गाड़ी निकलेगा तो साल भर में खाली आप 365 गाड़ी चला सकते, 4000 गाड़ी लेके करेंगे क्या? फिर भी क्यों? ऑब्सेशन है। और उसके पास वो ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए पैसा भी है, इसलिए वो खरीद के रखता है 4000 गाड़ियां उनके पास। सो दैट इज एन ऑब्सेशन, राइट? एंड उसके बाद आया कैटेगरी 17। कैटेगरी 17 में कॉसेशन एलिमेंट्स फ्रॉम। तो अभी जो पेशेंट जिस कंप्लेंट से आपके पास आए हो, वो कंप्लेंट क्यों हुआ, किस कारण की वजह से हुआ, वो हो गया आपको कैटेगरी नंबर 17। और कैटेगरी नंबर 18 में आएगा अग्रेवेशन एंड अम्लियरेशन। जो भी बीमारी है या जनरली पेशेंट को क्या क्या चीज़ से बढ़ता है, क्या क्या चीज़ से कमता है, ये आएगा आपको कैटेगरी 18 में। सो ऐसा हम दो तरीका से क्लस्टर को डिवाइड कर सकते हैं। क्लस्टर 1 है एग्जैजरेटेड नॉर्मलसी,
क्लस्टर 2 है अबनॉर्मल्स, कंप्लीट अबनॉर्मल्स। ठीक है, तो क्लस्टर 1 में 9 कैटेगरी है, क्लस्टर 2 में 9 कैटेगरी है। सो टोटल मिलके हमको 18 कैटेगरीज है। तो इसी के अंदर आपका रूब्रिक्स क्लासिफाइड है। आप कोई भी रेपर्टरीज ले लो, आप केंट्स रेपर्टरी ले लेंगे तो उसमें आपको 500 के ऊपर रूब्रिक्स है, माइंड रूब्रिक्स। अगर आप सिंथेटिक रेपर्टरी बार्थल एंड विल्क का लेंगे तो उसमें 600 के ऊपर माइंड रूब्रिक्स है। तो ये सभी रूब्रिक्स को आप मोटा मोटे एनालाइज करेंगे तो इन इन 18 में से कोई ना कोई एक में तो बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, अभी मेंटल रूब्रिक्स को आपने क्लासिफाई कर दिया, 9 क्लस्टर 1 में कैटेगरी में और 9 क्लस्टर 2 के अबनॉर्मल कैटेगरी में। तो इन सब में रूब्रिक्स बैठ जाते हैं। हाँ, हो सकता है एक आधे रूब्रिक जो दोनों में नहीं बैठ जाता है, वो रायर कंडीशंस रहता है, उसका हम अलग रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल हमने बताया, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इधर। ठीक है, एक मरीज आया आपके पास, पहले आप पैसिव स्टैंस मेंटेन किया, मरीज को पहले बोलने लगे, ध्यान से सुनने लगे, और उसके बाद जब पूरा पूछताछ करने के बाद या पूरा सुनने के बाद आपको लग रहा है कि वो कैटेगरी 1 में है, क्लस्टर 1 कैटेगरी 1 में है, जैसे डोमिनेटिंग गो गेटर है ना, मतलब जिसको लक्ष्य पूरा करने का ये है, जो घमंडी है या लोगों के ऊपर हावी करना उनके कैरेक्टर में है, ये सब कुछ कैटेगरी के अंदर पेशेंट फॉल होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देन आप क्या करना होगा कि ये आपने एनालाइज किया आपकी तरफ से कि ये पेशेंट कैटेगरी 1 में आ जाता है, क्लस्टर 1 में। तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि वही कैटेगरी में पेशेंट है या नहीं है, ये अपने अंदाज लगा दिया। तो आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे, तो पेशेंट से ये पूछेंगे कि आपके लाइफ सिचुएशंस में एक आधा इंसिडेंस बता दिए जिसमें ये सब इंसिडेंस हुआ है, तो बता देंगे एक आधे। ठीक है, एंड कैटेगरी 1 के अंदर रूब्रिक्स है, उसमें एक आधे रूब्रिक्स पेशेंट को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये आपको पूछ के देखना होगा। तो आप डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए, रूब्रिक पहले समझना चाहिए क्या रूब्रिक है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कोई अगर आप हो सके तो पूछिएगा कि पेशेंट की जिंदगी में ये ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ क्या नहीं। अगर ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ तो आप पेशेंट को ये दीजिएगा ऑप्शन कि ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ होगा तो आप बिहेव कैसे करेगा। ठीक है, ये एक हो गया फैक्ट, एक हो गया फिक्शन। फैक्ट मतलब क्या है कि उनके साथ ऐसा हुआ कभी, अगर हुआ तो बताने के लिए बोलेगा क्या इंसिडेंस है वो। अगर वो इंसिडेंस कभी हुआ नहीं तो उनसे पूछेगा ऐसा कुछ आपके साथ होगा तो आप कैसे बिहेव करेंगे ऐसे इंसिडेंट्स में। ठीक है, तो पेशेंट बता सकते हैं मैं ऐसे बिहेव करूंगा वैसे बिहेव करूंगा, इससे आप समझ सकते हैं कि पेशेंट उसी ट्रेट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पेशेंट को पूछने में डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछना चाहिए। पेशेंट से ये नहीं पूछना चाहिए कि आप घमंडी है क्या, उल्टा आपसे पेशेंट को ये पूछना है कि आप ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो आपके जूनियर के साथ कैसे बिहेव करते हो। ठीक है, और जो आप अगर मैनेजरल पोस्ट में है, आपके अंदर जो भी काम करते हो, मान लो कि वो काम में कामयाबी नहीं है, जो आप काम बता दिया वो नहीं किया, तो आपसे क्या रिएक्शन होगा। और आपके जो सुपीरियर है, ठीक है, हायर अथॉरिटीज है, उनसे आपके वातावरण कैसे होता है। अगर मान लो कि आपने कुछ गलती नहीं किया, उन्होंने आपके ऊपर आपको डांट लिया कि ये कर दिया आपने, ये गलत है, बट सच में आपसे किया नहीं, तो आपके रिएक्शन उनके साथ क्या होगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ सकता है कि मरीज का क्या बिहेवियर है। अगर सच में उनके लाइफ में हुआ होगा तो बता देंगे हाँ सर ऐसा ही एक साथ मेरे साथ हुआ था एक बार, तो इसमें मैंने ऐसा बिहेव किया वैसे बिहेव किया, ऐसा पेशेंट कह सकता है। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, समझ लो, तो आप उनसे इंस्टेंसेस बता दीजिएगा ऐसा कुछ आपके साथ होगा तो आप बिहेव कैसे करेंगे। तो इनसे आपको उनका मानसिकता समझ सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मत पूछिएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा, ताकि वो ट्रेट पेशेंट से हम निकल सके। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो वैसा रूब्रिक्स जो दिया है हर एक कैटेगरी के अंदर, वो रूब्रिक्स को आप मैच करके देखना होगा कि पेशेंट के लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंसेस हुआ कि नहीं है। अगर हुआ है तो वो रूब्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं आप, अगर नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ अगर इंसिडेंसेस होगा तो पेशेंट का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हो सकता है, ओपन एंगर मतलब मैं गुस्सा दिखाता हूँ बाहर। ठीक है, दूसरा वेक्सेशन, अंदर से मैं जलता हूँ, अंदर से मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और रिजल्ट डिस्प्लेजर मतलब क्या है, गुस्सा आ जाता है सर बट बोल नहीं पाएगा, मैं कंट्रोल मैं सप्रेस करता हूँ, मैं अंदर कंट्रोल करता हूँ, गुस्से को मैं नहीं दिखाता हूँ। बाय ब्रूडिंग मतलब क्या होगा कि मतलब ब्रूडिंग मतलब क्या, अकेला कई जगह पे जाके सोचना कि मेरे साथ हुआ क्यों ऐसे, ये सबके साथ ऐसा होता है क्या, क्यों मेरे साथ ही होते रहता है ये। ड्वेल्स ऑन द इवेंट्स फॉर द लॉन्ग टाइम, मतलब ये इंसिडेंस होके कोई 5 साल निकला होगा फिर भी पेशेंट को मन से ये चीज हटा नहीं कभी, तो ये हो सकता है। बाय लूजिंग टेम्पर विद द फैमिली, सर मैं मुझे गुस्सा आता है
मैं गुस्सा नहीं दिखाता हूँ बाहर, मैं अंदर सप्रेस करके रखता हूँ। जब घर पे आएगा, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे बीवी के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे सास ससुर के ऊपर, मेरे बहन के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर मैं गुस्सा निकालता हूँ। अगर वो लोग कुछ भी नहीं किया, छोटा सा अगर चीज कर दिया, फिर भी मुझे गुस्सा इतना आता है, पूरा गुस्सा मैं उनके ऊपर उतर जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको डिस्प्लेस्ड एंगर। ठीक है, बाय वीपिंग अलोन, मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं फिर अकेला रोता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये सब। बाय एनोरेक्सिया मतलब मैं खाना पीना नहीं करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ बस। उस दिन मेरा माइंड बहुत खराब रहता था, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ, मैं जाके अकेले रह जाता हूँ। बाय टैसिटर्निटी, मैं किसी से बातचीत नहीं करता हूँ, मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ। नहीं तो मुझे जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन पूरा रात में नींद आया नहीं है, या जिस दिन से इंसिडेंट हुआ उस दिन से आज तक मेरा नींद खराब है, मेरे को नींद होता नहीं है पूरा। तो ये पेशेंट का एक्सप्रेशन हो सकता है, तो ये आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना पेशेंट के लाइफ से जो इंसिडेंसेस हुआ, जो सच्ची इंसिडेंसेस है, उसको टैप करना कोशिश कीजिएगा, तो उससे आपको रियल चीज समझ पाता है। ठीक है, राइट, फाइन। तो आप क्या करना पड़ेगा कि ये जब रूब्रिक्स आप लेते रहेगा, जरूरत नहीं है कि पेशेंट एक ही कैटेगरी में फॉल हो जाता है, कई कई हो सकता है कि पेशेंट दो तीन कैटेगरी में फॉल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें अब क्या करना होगा, कैटेगरी अदर कैटेगरीज जो है उसके तरफ से भी एक आधे इंस्टेंसेस बता के आपको एलिसिट करना होगा कि पेशेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ है, या पेशेंट के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो इसे ये नहीं होगा कि प्रिजुडाइज, मतलब ये होता है कि बायास्ड काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग है ना, आपने एक कैरेक्टर पर्सनालिटी पकड़ लिया और उसी के तरफ से क्वेश्चंस पूछते रहता है। तो ये क्या हो गया कि समथिंग लाइक प्रिजुडाइजनेस हो गया, मतलब आपने पेशेंट को कैटेगराइज कर दिया और पेशेंट को आप कोई ना कोई ड्रग पिक्चर में पुट फॉरवर्ड करने के लिए उसी तरह से क्वेश्चन पूछते जाते हो। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। कभी कभी आपको लगता है कि शक पेशेंट कोई दूसरा पर्सनालिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो वो जो पर्टिकुलर कैटेगरीज है जिससे पेशेंट बिलोंग हो सकता है, उसी से भी एक आधे इंस्टेंसेस आप पूछ के देखना होगा। अगर पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है उसके तरफ से, देन उस कैटेगरी भी कंसिडर करना होगा। तो ये आर्ट है। ठीक है, तो जजमेंट फाइनली आपको करना है, पेशेंट के ऊपर जजमेंट छोड़ना नहीं है। पेशेंट खाली कहेंगे, फाइनल अथॉरिटी आप है, जो आपको फैसला करना है कि पेशेंट यही कैटेगरी में है या दो तीन कैटेगरी का भी मिला के पेशेंट को हमारे पास आ जाता है। ठीक है, राइट। तो इससे क्या होगा कि आप प्रिजुडाइज नहीं रहेगा, और कभी हो सके तो बीच में आप बाकी कैटेगरीज को भी आप मिला के ले सकते हो कि पेशेंट के इसमें, राइट। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो केस चेकिंग है वो नैरो फॉर्म में नहीं जाएगा, खाली एक ही कैटेगरी में नहीं जाएगा, उल्टा एक दो तीन चार कैटेगरी में भी कवर कर सकते हैं। इससे हमारा केस चेकिंग ब्रॉड हो जाता है, एंड इससे हमको ज्यादा मेंटल सिम्टम्स मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो आखिरी जजमेंट मैंने यही कहा था, आखिरी जजमेंट डॉक्टर का होना चाहिए कि ये हम रूब्रिक्स ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, इसके ऊपर हम ट्रस्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हो, एंड देन अगर हाँ तो फिर वो रूब्रिक को आप ले सकते हो फाइनल टोटलिटी में। ठीक है, राइट, फाइन। तो हम आगे जाएंगे अभी, क्वेश्चनिंग। ये पहले जो कैटेगरी है डोमिनेटिंग और गो गेटर, उसमें आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे लगता है कि आप बहुत एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब क्या है, आपको जो लक्ष्य पूरा करने का ये कैपेसिटी है, या आपको ज़्यादा मतलब एम्बिशन ज़्यादा है, और आप कोशिश करेंगे कि वो एम्बिशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, आप मन जो चाहते हो वो करने का इंसान है, ऐसा मुझे लग रहा है आपको देखकर। ठीक है, तो आपके ये प्रयास में, जो एम्बिशन को पूरा करने के प्रयास में बीच में कभी ऑब्स्टेकल्स आ गया, ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग है। डायरेक्टली आप ये नहीं पूछते हो घमंडी है क्या आप, मतलब क्या होता है, आप डोमिनेटिंग है क्या, आप डोमिनेटिंग है क्या, ये नहीं पूछ रहे हो। उल्टा ये पूछ रहे हो कि ये आपको लगता है मुझे देखकर कि आप ज़्यादा एम्बिशियस हो, और आप शायद ये भी मैं मानूंगा कि आप ज़्यादा मेहनत करते हो, मेहनती इंसान है। ये मेहनत के बीच में जब आप लक्ष्य को पूरा करने का कोशिश करने के बीच में कभी बीच में ऑब्स्टेकल्स कुछ आ गया, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हो। ठीक है, तो गुस्सा वगैरह अगर कुछ हो जाता तो कैसे आप गुस्सा दिखाते हो, गुस्सा दिखाते हो ओपनली या गुस्सा अंदर रखते हो, ऐसा कोई चीज आप पूछ सकते हो, डायरेक्टली नहीं पूछना है, इनडायरेक्टली। ठीक है, ये पूछने के बाद मरीज से जो वो जवाब आएगा, ठीक है, इधर रियल इंसिडेंसेस अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो बता देगा, अदरवाइज आप
ऐसा कुछ इंस्टेंसेस दीजिए पेशेंट की जिंदगी में कि इसमें रिएक्शन उनका कैसे रहेगा। तो जो आपको जवाब मिल रहा है उसके तरफ से आपको ये रूब्रिक सोच सकता है। ये सब डोमिनेटिंग कैरेक्टर में आ जाएगा, पर्सनालिटी ग्रुप में आ जाएगा। रूब्रिक देखिए, एम्बिशन, अम्यूजमेंट, डिजायर्स, एंगर, इरेसिबिलिटी, एंगर, वायलेंट, ऑडेसिटी, cannot bear to be looked at, censorious, company desires, conscientiousness about trifles, consolation, kind words, aggravation, contemptuous, contradiction, intolerant of, courageous, defiant, dictatorial, egotism, excitable, exhilaration, haughty, hurry, ideas abundant, impatient, impetuous, impolite, impulsive, indignation, industrious, irritability, loquacious, obstinate, rage, fury, reserved, rudeness, selfish, sulky, vanity, वायलेंट, वेहिमेंट, वाइवेशियस। ये सभी जो रूब्रिक, इससे और भी रूब्रिक होगा। जो मेन रूब्रिक्स है, जो सिंथेटिक रेपर्टरीज है, मैंने ये कैटेगराइज कर दिया डोमिनेटिंग या गो गेटर पर्सनालिटी के अंदर। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ सब रूब्रिक्स है जो आएगा डोमिनेटिंग के अंदर, पर्सनालिटी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अभी सेकंड कैटेगरी, मतलब क्लस्टर 1 में सेकंड कैटेगरी में जो है माइल्ड सेंसिटिव। तो इसका क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, मरीज से सीधा नहीं पूछ सकते हो कि आप माइल्ड है क्या, आप सेंसिटिव है क्या, ये नहीं पूछ सकते। उल्टा ये पूछेंगे कि आप आपने कोई प्लान और आइडिया आपके माइंड में रहेगा, तो अगर कोई वो प्लान और आइडियाज को अपोज करेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा। मतलब आप प्रोसीड करेगा आपके प्लान एंड आइडियाज के ऊपर, या आपको डर लगता है कि वो जो पर्टिकुलर अपोजिशन आ रहा है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी से लेकर आप चुप जाएगा क्या, या झुक जाएगा क्या, आप आगे लक्ष्य की तरफ से नहीं पता रहेगा क्या। तो इससे हम समझ सकते हैं कि माइल्ड सेंसिटिव इंडिविजुअल जो है वो अपोज नहीं कर सकता अपोनेंट को, तो इसलिए वो झुक जाता है। ठीक है, एंड अगर एक एनिमी है, मतलब दुश्मन है जो हाथ धो के आपके पीछे पड़े हो कि मैं ये देखता हूँ कि आप कैसे आप मतलब सक्सेस हो जाएगा आपकी जिंदगी में, ऐसा अगर होगा तो आप क्या करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे उनके साथ, अभी भैया छोड़ दो ये सब, हम सब मित्र रहेगा, ये सब मेरे से पॉसिबल नहीं है आपसे लड़ना, आप मेरे से बहुत स्ट्रांग है, मेरे से बहुत सुपीरियर है, तो मैं बहुत आम इंसान हूँ, मेरे से नहीं होगा पॉसिबल, तो इसलिए बेहतर हम दोनों मित्र बन जाए और ये चीज़ जो हुआ हमसे वो हम भूल जाए। ऐसा हम लेंगे क्या, अगर वैसा होता तो माइल्ड सेंसिटिव में जाएगा, क्योंकि डोमिनेटिंग पर्सन कभी झुक नहीं जाता है, जितना हो, जमीन हो, आसमान हो, कोई भी हो, तो वो उसका इच्छा पूरा करेगा ही। तो इसे हम समझ सकते हैं कि वो इंसान माइल्ड है क्या सेंसिटिव है। तो रूब्रिक्स आप देखिए, माइल्ड सेंसिटिव में आ जाएगा अफेक्शनेट, बेनेवलेंस, ब्रूडिंग, कैप्रिशियस, चीयरफुल, कंसोलेशन, अमिलरेशन, कंटेंटेड, क्रेडुलस, इनजस्टिस, कैनॉट सपोर्ट, इरेजोल्यूशन, जस्टिंग, लाफिंग, माइल्डनेस, मूड्स चेंजेबल, नाइव, offended easily, quiet disposition, quiet wants to be, rest, desire for, secretive, sensitive, sensitive to noise, sensitive to orders, sensitive to pain, servile। ये सब माइल्ड सेंसिटिव इंडिविजुअल्स का रूब्रिक्स है। ठीक है, एंड आप कैटेगरी 3 में आ जाएंगे, क्लस्टर 3 में, क्लस्टर 1 में, कैटेगरी 3 में एंग्शियस, फियरफुल, ट्रिमिड। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, उल्टा ये पूछेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है क्या जिसमें आपको बहुत ज्यादा घबराहट हुआ। ठीक है, आपके मन में कभी डर, एक या दो तरीका का डर है, जैसा दुश्मन के डर है या चोरों के डर है। ठीक है, आपके नौकरी छूट मतलब चले जाएगा आपसे, छीन लिया जाएगा आपकी नौकरी, ऐसा कोई डर है। बीवी से डर है, या आपके पति से डर है, या आपको लगता है कि बीवी या पति आपसे फेथफुल नहीं है, मतलब वो कोई दूसरा अफेयर चल रहा है उनका, ऐसा कुछ। ठीक है, या आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी हुआ जो ठीक नहीं हो पाएगा कभी, ऐसा अकेले रहने में डर है। ठीक है, मिसफॉर्चून, कुछ आपके साथ बुरा होगा, ऐसा कोई डर है, या आपके सोसाइटी में आपका पोजीशन के ऊपर डर है, ऐसा कुछ, मतलब इज्जत चल जाएगा या बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा कोई डर है क्या। ऐसा कोई आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप दे सकते हो कि ऐसा कुछ डर अगर है मन में, तो पेशेंट बता देगा। जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ होगा तो बिल्कुल बता देगा, नहीं हुआ तो इंस्टेंसेस बता दीजिए, उसका जवाब देगा। और जवाब जो मिल रहा है आपको उसकी तरफ से आप ये रूब्रिक्स को ले सकते हो। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी व्हेन अलोन, एंग्जाइटी ऑफ कॉन्शियंस, एंग्जाइटी ऑफ फियर, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, एंग्जाइटी ड्यूरिंग स्लीप, bashful, capricious, cares, worries, full of, cautious, clinging to person, cowardice, despair, discouraged, fearsome, fear of being alone, fear of animals, fear of dark, fear of death, fear of impending disease, fear of misfortune, fear of strangers, forsaken feeling, frightened easily, hide desire to horrible things affect him,
moods changeable, morose, peevish, religious, remorse, starting, startled, slowness, sympathetic, timidity, tranquility, weeping, witty and yielding. ये rubrics आप सोच सकते हो। आगे आप देखिए रेस्टलेसनेस के बारे में। रेस्टलेसनेस से क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कौन सा टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको ज्यादा मन में संतुष्टि देता है। ठीक है, कहीं ट्रैवल करना, ठीक है, या झूला झूलना, यानी तो कुर्सी भी ऐसा आता है झूलने वाले जैसे कुर्सियां, उसी में बैठ के झूलना, नहीं तो डांस करना, नहीं तो कहीं सफर करना, नहीं तो किसी को ले जाना, बच्चों में होता है मतलब गोदी करके ले जाना है बच्चों को ऐसे। ठीक है, तो ये आपको मतलब इसमें से कौन सा चीज आपको मन में एक संतुष्टि देता है। ठीक है, और अगर लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो आपके रिएक्शन क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है रेस्टलेसनेस के ऊपर। तो ये रूब्रिक्स आप देख सकते हो, कैरी डिजायर टू बी, डांसिंग, एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, हरी, इम्पेशंस, रेस्टलेसनेस, राइडिंग, रॉकिंग, क्विक, सिंगिंग, टाइम पास स्लोली, ट्रैवल डिजायर टू, वैंडर डिजायर टू। ये सब रूब्रिक्स हो सकते हैं रेस्टलेसनेस में। आगे आएगा कैटेगरी 5, क्लस्टर 1 में प्लानिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, आप जब ज्यादा खुशी रहे हो तो आपके खुशी को और बढ़ने से या खुशी को छीलने से कौन सा चीज मतलब आते हैं। ठीक है, उसमें ये रूब्रिक्स एक्टिविटी, एम्बिशियस, बिजी, क्लैरवॉयंस, केयरफुलनेस, कॉन्सेंटियसनेस, डेल्यूशन हैज नेग्लेक्टेड ड्यूटी, एक्सिलरेशन, फैंसीज, एक्साल्टेशन, फास्टिडियस, होपफुल, इंडस्ट्रियस, ऑप्टिमिस्टिक, ओवरएक्टिव, प्लानिंग, प्रिकॉशियस, रिजर्व्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अनयूजुअल, अग्रीवेशन, सीरियस, अर्नेस्ट, थियोराइजिंग, वर्क डिजायर फॉर मेंटल। आगे कैटेगरी 6 में आ जाएगा लेस्बियसनेस। तो ये पूछना है मरीज से कि ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं क्या, अगर वैसा आ रहा है तो कितना आते हैं और कैसा आपके थॉट्स एग्जीक्यूट करता है आप। ठीक है, इधर मास्टरबेशन हैबिट जैसा फॉलो करता है उसको रिलीव करने के लिए, अदरवाइज कोई सेक्सुअल वर्कर के साथ जाता है सेक्स को ये करने के लिए, अदरवाइज आपके पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं क्या। तो ये लेस्बियस कैटेगरी में जाएगा। उसमें ये रूब्रिक्स ले सकते हो, अमेटिव, अमोरस, लाजिवियस, नेकेड वांट्स टू बी, निम्फोमेनिया, ऑब्सिन ल्यूड, सैटिरियासिस, शेमलेसनेस एंड थॉट्स अबाउट सेक्सुअल। नेक्स्ट आपको कैटेगरी नंबर 7 में आता है अनसोशल बिहेवियर। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके फैमिली मेंबर के साथ कैसा है, आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं कर्मचारी हो उनके साथ कैसा है, और आपके सोसाइटी में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। बुरा है तो क्यों, क्योंकि आप बार बार उनसे उनके साथ झगड़ते हो, या उनको भाव नहीं देते हो, या उनके प्रेमिसेस आप ऑक्युपाई करते हो, कि क्या चीज़ है, क्यों आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंड है। ठीक है, राइट। तो इसमें आप रूब्रिक देखेंगे तो अनसोशियल ट्रेड्स में कंपनी अवर्स टू, कंसोलेशन, अग्रेवेशन, डिसोबीडियंस, ईगोटिज्म, हेट्रेड, हॉटी, heedless, jealous, malicious, mischievous, moral feeling, want of, slander, disposition to, squanders, unsympathetic, vanity, ये सब रूब्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी 8 एंड कैटेगरी 9 जो अनसोशियल ट्रेड्स एंड डिस्ट्रक्टिवनेस है, तो ये आपको पेशेंट से पूछना चाहिए, उल्टा जो ऑब्जर्वर्स आया मतलब अटेंडर्स जो आया था उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ट्रेड मतलब ये रिपीटिंग बिहेवियर है। ओके, और डिस्ट्रक्टिवनेस ये सब आपके सामने थोड़ी दिखता है, अगर पेशेंट ग्रॉसली अबनॉर्मल है तभी दिख सकता है, अदरवाइज ये छोटा छोटा चीज जो है वो हर बार रिपीट होते रहते हैं उनके लाइफ में, तो इसीलिए उनके पार्टनर्स या उनके अटेंडर्स ये सभी से आपको गैदर करना होगा। अदरवाइज पेशेंट को जो हिस्ट्री में जो हुआ है इंसिडेंसेस उसी को लेकर आप ये दो रूब्रिक कंसिडर, दो ट्रेड कंसिडर कर सकता है, अनसोशियल ट्रेड्स एंड डिस्ट्रक्टिवनेस। ठीक है, तो ये पेशेंट से बोला नहीं जाता है, उल्टा इनसे समझाना पड़ेगा हमको इनके जिंदगी में क्या क्या हुआ है और कैसे बिहेव करता है घर पे, उसी से लेकर आप अनसोशियल ट्रेट्स एंड डिस्ट्रक्टिवनेस का रूब्रिक्स ले सकते हो। अनसोशियल बिहेवियर में आ जाता है अब्यूसिव, एवरिस, अवर्जन टू फैमिली मेंबर्स, बार्गेनिंग, बाय डिजायर टू, capricious, contradictory to speech intentions or contrary, cruelty, cursing, deceitful, dishonest, eccentricity, estranged from family, greed, hypocrisy, insolence, kleptomania, liar, quarrelsome, rudeness, selfish, unfeeling, hate, hard-hearted, ungrateful, unreliable, ये सब अनसोशल बिहेवियर के अंदर आता है। बिहेवियर मतलब जो उनका पेशेंट का जो मरीजों का जो भी मतलब भावना है या उनका मतलब तरीका है वो बार बार रिपीट होते रहता है अलग अलग इंस्टेंसेस में, तो इसी से लेकर आप अनसोशल बिहेवियर को मतलब आप रूब्रिक जैसा ले सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिवनेस। डिस्ट्रक्टिवनेस में बाइटिंग डिजायर फॉर, ब्रेक थिंग्स डिजायर टू, क्रूएल्टी, डिसीटफुल, स्लाई, डिस्ट्रक्टिव, डिसकंटेंटेड, फेनिंग सिक, किल डिजायर टू, मैलिशियस, मॉरल फीलिंग्स, वांट ऑफ, मिस्चीवियस, स्क्वांडर्स, स्ट्राइकिंग, टेयर्स थिंग्स, थ्रोस थिंग्स अवे, वायलेंट, ये सब डिस्ट्रक्टिव थ्रेट में आता है। तो ये है, अभी क्लस्टर 2 में जाकर चला गया हम,
नॉर्मल सी चला गया, एग्जैजरेटेड नॉर्मल सी चला गया, अभी अब नॉर्मल सी। अब नॉर्मल सी में कैटेगरी 10 में आ जाएगा सैड मेलनकोली। सैड मेलनकोली में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीफ शॉक्स, मतलब आपके जिंदगी में जैसा कोई शॉकिंग इंसिडेंट हुआ या डिसअपॉइंटमेंट कुछ हुआ या कोई ग्रीफ इंसिडेंट हुआ, सैड हो गया, तो उसी के लेकर आपके ऊपर क्या चेंजेस ले आया, व्हाट इफेक्ट इट हैज अपॉन यू, क्या असर पड़ा। तो इसे आपको ये रूब्रिक्स ले सकते हो। रूब्रिक्स बहुत ज़्यादा है, खाली देख लीजिएगा कि टाइम भी कम है, ये सब बोलने में और टाइम निकल जाता है, इसलिए आप रूब्रिक्स देख लीजिएगा कि ये रूब्रिक्स सब सैड मेलनकोली में आ जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कैटेगरी 11 में एक्सट्रीम इफेक्ट्स, मतलब कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ा आपकी ज़िंदगी के ऊपर, जो आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा उसका डिस्टरबेंस हुआ है, अगर वैसा है तो क्या है, और आप कैसे रिएक्ट किया वो इंसिडेंट्स में, और आपको वो इंसिडेंस कैसे अफेक्ट करता है आज भी। तो इसमें ये रूब्रिक्स ले सकते हैं, एंगर, वायलेंट एंग्विश, ग्रीफ, हिस्टीरिया, इनकंसोलेबल, इंडिग्नेशन, लैमेंटिंग, बीमोनिंग, क्वाइटेड, कैनॉट बी, रेज, स्ट्राइकिंग, वायलेंट, वेहिमेंट। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी 12 जहाँ पे डलनेस ऑफ द माइंड आता है। तो इसमें आप ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन कि आप पढ़ते वक्त या आप मतलब अभ्यास करते वक्त आपको कुछ दिक्कत होता है समझने में, ठीक है, आपके थिंकिंग कैपेसिटी कैसा है, ओके, आपका मेंटल एक्सर्शन, कुछ मेंटल प्रेशर अगर होगा तो आप विथस्टैंड कर सकते हो क्या, और आपके नाम या कोई चीज़ को याद करने में दिक्कत होता है क्या, इससे आपको डलनेस ऑफ द माइंड समझ सकता है। एंड रूब्रिक्स ये दिया है, ये सब रूब्रिक्स आप कंसिडर कर सकते हो डलनेस ऑफ द माइंड में, ठीक है, राइट, जिसको मेमोरी वीकनेस है। नेक्स्ट इस कैटेगरी 13 और कैटेगरी 14 जहाँ पे इम्बेसिल इडियसी एंड मेंटल एलियनेशन रहता है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन में मतलब समझना चाहिए, या नहीं, ये तो वैसा जैसे मैंने पहले बार बता दिया, अटेंडेंस के साथ जो केस हिस्ट्री बताया उनसे आपको उनका रूब्रिक्स लेना होगा। तो इम्बेसिल इडियसी में ये आएगा चाइल्डिश, डेवलपमेंटल अरेस्टेड, डिसोबीडियंस, फूलिश, इडियसी, इम्बेसिलिटी, इन्फेंटाइल बिहेवियर, मतलब लो आईक्यू के सिम्टम्स है ये। एंड देन मेंटल एलिनेशन में ये देखेंगे कि डेलीरियम, डेल्यूशंस, डिमेंशिया, आंसर्स, इनकोहेरेंट, हिस्टीरिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब, मेनिया, मोर्निंग, ये सब आएगा आपका मेंटल एलिनेशन में, ठीक है। आगे कैटेगरी 15 है जहाँ पे डेल्यूशंस आता है, आपके माइंड में कोई फिक्स्ड आइडियाज है क्या, और कोई स्ट्रॉन्ग फियर्स या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है क्या, ठीक है। तो इससे आप बाहर निकलने का कोशिश करते हो क्या, बाहर निकल पाएगा कि नहीं, या कोई चीज़ आपको लगता है कि वो सच में हो रहा है बट बाकी लोग बोलते हैं कि वो सच नहीं है, जो डेल्यूशंस कहते हैं। डेल्यूशंस में बहुत ज़्यादा सब रूब्रिक्स है, मैंने जो कॉमनेस्ट है वो मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है। तो ये डे टू डे लाइफ में डेल्यूशंस मिलेगा आपको पेशेंट कहने के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी 16 हैबिट्स ऑब्सेशंस। तो आपका कोई कंपल्सिव हैबिट्स है, कंपल्सिव हैबिट्स मतलब जिनसे आप बाहर आने की कोशिश करते हैं बट आपसे हो नहीं पाएगा, जैसा दारू पीना, जैसा ड्रग्स कुछ लेना, या टोबैको स्मोकिंग करना, या कोई चीज़ों को स्वच्छ रखना पसंद करते हो, बार बार हाथ धोते हो, बार बार आपके बॉडी पार्ट्स, या नहीं तो फिर आपके घर साफ सफाई करते रहते हो, आपको मन में एक चीज़ बैठ गया कि वो अनक्लीन है या वो गंदा है जिसको साफ करना जरूरी है, ऐसा कुछ। तो इसमें आप ये रूब्रिक्स ले सकते हो हैबिट्स, जेस्चर्स एंड ऑब्सेशंस के ऊपर। एंड कैटेगरी 17 में आ जाता है कॉजेशन एलिमेंट्स फ्रॉम। तो क्या क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जो इंसिडेंट्स जो अभी तक आप भूल नहीं सकता, और वो इंसिडेंट्स आपके ऊपर में क्या असर मिला, मतलब जिससे आप बाहर आ नहीं पाया वो इंसिडेंट से, वो हैप्पी हो या सैड हो आप बता सकते हो। तो इसमें ये सब आ सकता है एलिमेंट्स फ्रॉम में, ठीक है। फ्राइड, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, वेक्सेशन, डिसअपॉइंटेड लव, हॉनर वुंडेड, मॉर्टिफिकेशन, ट्रिफल्स एलिमेंट्स फ्रॉम, ऐसे सब कुछ। एंड लास्ट में आएगा अग्रेवेशन एंड एम्युलरेशन, ठीक है। केस टेकिंग कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप अग्रेवेशन एम्युलरेशन पर्टिकुलर एंड जनरल जब तक नहीं पूछेगा तब तक, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो ये सभी अप्रोक्सीमेटली मैंने, बहुत ज़्यादा अग्रेवेशन एम्युलरेशन फैक्टर्स है बट जो कॉमनली यूज्ड है वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ये सब थियोरेटिकल पार्ट हो गया। आगे मैं आपको थोड़ा सा एक केस के रूप में आपको मैं समझने का कोशिश करता हूँ, बहुत छोटा केस है, आप सुन लीजिएगा। कि एक लेडी आई थी उनके सिस्टर के साथ, मतलब बड़ी बहन के साथ, जिनके उम्र 54 ईयर्स थी, ठीक है। वो मरीज जो है वो टीचर जैसा काम करती थी, और वो उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स के लिए मेरे पास ले आया था, ठीक है। तो मरीज मेरे पास आने की कोई इच्छा नहीं था, बट मरीज की जो बड़ी बहन मरीज की जो छोटी बहन है, अ, मरीज को जो छोटी बहन है वो मेरे पास ले आया था, ठीक है।
एंड तो आके ये बोले कि मेरी बड़ी बहन को लेडी कंप्लेंट बेहर एल्डर सिस्टर एज 54 इयर्स, हाँ मेरी बड़ी बहन को ये है कि उनको डिप्रेशन का सिम्टम्स है और बहुत सालों से डिप्रेशन में है। वो आपको मिलना नहीं चाह रहे थे, वो घर से बाहर भी नहीं आते थे, मार्केट भी नहीं जाते थे। तो इसको मैंने रूब्रिक लिया था गोइंग आउट आवर्स टू, ठीक है। एंड वो क्या करती थी, घर पे बैठते रहती थी, ठीक है, और खाली ऊपर या कहीं वेकेंट जगह पे देखते रहती थी। उनको दुनिया से क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें मैंने रूब्रिक निकला था सिट सिट इंक्लाइन टू, ठीक है। तो उनको किसी के साथ जुल मिलने के कोई इच्छा नहीं थी एंड वो एकांत में रहने का पसंद करती थी, ठीक है। वो उनके पति के साथ भी कभी नहीं बात करती थी। तो टॉक इंडिस्पोज टू, ये मैंने रूब्रिक लिया था, ठीक है। तो ये उनके सिस्टर के डिस्क्रिप्शन में था, मैं खाली सुन रहा था, पैसिव स्टांस में था, ठीक है। जो भी मरीज और मरीज के जो अटेंडर से बातें हो रहे थे, मैं खाली सुन रहा था। पेशेंट इज नॉट विलिंग टू टॉक, मरीज को बात करने के कोई भी इच्छा नहीं थी। वो खाली बैठती थी, मुझे देखती थी या इधर उधर देखती थी, मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पूरा जवाब बहन बोल रहे थे, उनकी छोटी बहन बोल रहे थे, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, एक्टिव पैसिव स्टैंस में मैंने सब चीज सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया कि पेशेंट क्लस्टर 2 में आ जाता है, कैटेगरी 10 में। मतलब सैड मेलनकोली पर्सनालिटी, मतलब ये अबनॉर्मल सी है, नॉर्मल सी नहीं है, क्लस्टर 2 में आ जाता है, ठीक है। अभी एक्टिव फेज में आ गया मैंने, एक्टिव स्टैंस मतलब अभी मैं पूछताछ करने लगे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियरल चेंजेस, ये सब होने का क्यों कारण था। तो बहन ने ये Dr. बताया। Balachandran, यस सर। we have only 3 minutes left. ठीक है सर, मैं कंप्लीट करता हूँ सर। तो ये पूछा था कि बिहेवियरल चेंजेस के पीछे क्या कारण था। उनके बहन ने बता दिया कि 25 साल पहले उनके बेटा को सुसाइड कमिट किया उन्होंने। और जब से उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, जिसका कारण नहीं पता है, जनरली सुसाइड करने में लोग लिख के रखता है कि इस कारण की वजह से मैं सुसाइड करता हूँ। ऐसा आत्महत्या तो जो किया था इनके बेटा ने, तो उन्होंने कोई कारण लिख के नहीं रखा था, तो उसको सोच सोच के डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। ये आप देखिए, और एक कैटेगरी में जा रहे हैं, एक्सट्रीम इफेक्ट्स में, जो कैटेगरी नंबर 11 में है, क्लस्टर 2 में, ठीक है। तो मैंने ये पूछा कि वो कभी उनका जो ग्रीफ वगैरह जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं। 15 साल गुजर गुजर गए उनके लड़का उसके बाद भी। तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, वो कभी नहीं दिखाते उसके गुस्सा, वो रहता है अंदर ही। और कभी एक बार ऐसा चीज हुआ कि उनको फ्रेंड के घर पे लेके गया था, वो पूछे कि आप कैसे हो, आपके बच्चा कैसे हो। तो ये चुप हो गया और वो सिर झुका के उधर से बाहर आके चला गया था और रोने लगे, ठीक है। उनका रोना आ रहा था पर रोना वो सप्रेस करके रखा है। तो उसमें मैंने रूब्रिक लिया था ग्रीफ अनडेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो ये इंसिडेंस होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए। चेंजेस ऐसा था कि उनको जोक्स नहीं पसंद थे, ठीक है। वो स्कूल में जाके वो टीचिंग का जॉब में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे। वो काम करना मतलब मन में नहीं लगता था उनको, ठीक है। और वो घर पे खाना भी नहीं पका सकते, उनके हस्बैंड आते थे उसको मतलब मदद करने के लिए। ये सब रूब्रिक्स मैंने लिया है। और साइक्लामेन आया था मेडिसिन, साइक्लामेन मैंने दिया है पेशेंट को, पेशेंट डिप्रेशन से बाहर आ गया। तो ये मेंटल केस था। फिर भी सिम्टम्स पेशेंट नहीं बता रहे, पेशेंट चुप है। बट पेशेंट के साथ जो अटेंड रहा था वो सब कुछ बता रहे थे, और पेशेंट का थोड़ा भी बहुत बॉडी लैंग्वेज समझकर मैंने ये रूब्रिक सेलेक्ट किया और ये मेडिसिन दिया, जिससे पेशेंट ठीक हो गया था। तो एक तरीका है मतलब आपको केस टेकिंग करने में, ये मेथोडोलॉजी में। तो मैं समाप्त करता हूँ मेरा वेबिनार अभी। कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्योंकि हम लोग के पास कोई सेशन नहीं है, समय थैंक यू नहीं सर। है, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, सभी ने कहा बेस्ट डिस्क्रिप्शन का है, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन का है। तो आप इसी तरह से और बताते रहिए आगे का सेशंस। हम लोग अंग्रेजी सेशंस में भी इसको लेंगे, है ना। तो राइट। अंग्रेजी सेशन में भी आप इसको एडमिट लेकर के आइए। मैं आपसे बात करके समय ले लूँगा, ओके। तो इसके साथ हम लोग का समय समाप्त हो रहा है। दीपमाला जी, आप थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करके डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर देंगे। डॉक्टर धनेश।